Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about population invariant for 3-level laser system. लास्ट टाइम हमने 2-level लेज़र सिस्टम के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन को डिस्कस किया था और हमने ये रिजल्ट निकाला था कि 2 लेवल्स के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जो पंपिंग है वो रिक्वायर्ड होती है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग पंपिंग अचीव कर भी लें, इवन देन जो आपकी लेज़र है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी। सो हमने कहा था कि लेज़र को अगर हमने प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 2 से ज़्यादा लेवल्स का होना ज़रूरी है। सो आज हम 3-level लेज़र सिस्टम को देखेंगे कि 3-level लेज़र सिस्टम के अंदर हम किस तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं। सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन? The process of achieving greater population of atoms in higher energy state as compared to lower energy state is called population invariant. Population invariant से क्या मुराद है कि आपकी जो हायर एनर्जी स्टेट है उसमें लोअर एनर्जी स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में पॉपुलेशन ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम जो हैं वो ज़्यादा होंगे। सो जब भी हम हायर स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम्स की तादाद ज़्यादा गेन कर लें, ज़्यादा अचीव कर लें एज़ कम्पेयर टू लोअर एनर्जी लेवल, तो हम कहेंगे कि ये स्टेट जो है ये पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है। नाउ व्हाट इज़ 3-level लेज़र? जब हम लेवल की बात करते हैं तो उसका मतलब एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल्स हैं। The system which uses 3 energy levels is known as 3-level laser system. तो कोई भी लेज़र का ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम 3 एनर्जी लेवल्स का, 3 एनर्जी स्टेट्स का जो है वो यूज़ करेंगे, उसे हम 3-level लेज़र का नाम देते हैं। और प्रैक्टिकली जो 3-level लेज़र है यही हमारे पास जो है वो फर्स्ट एवर लेज़र है, यानी इसी को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। जो हमने 2-level सिस्टम को डिस्कस किया था वो हमारा हाइपोथेटिकल जो है वो अजम्पशन थी कि अगर 2 लेवल्स हम रखते हैं लेज़र के अंदर तो उस वक्त जो है वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो लेज़र हमने बनाई थी वो 3 लेवल्स के साथ ही बनाई थी। तो 3-level लेज़र जो है ये हमारे पास फर्स्ट एवर लेज़र है, ये सबसे पहले इसी लेज़र को जो है वो डिस्कवर किया गया था। नाउ वी शैल सी हाउ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड इन 3-level लेज़र सिस्टम. Let's consider a system consisting of 3 energy levels E1, E2 and E3 with n number of electrons. अब let's say कि हमारे पास 3 energy levels हैं E1, E2 और E3 और n electrons हैं जो कि total number of atoms हैं तीनों levels के अंदर। अब यहाँ पे E1 जो है यानी फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी है इट इज़ लेस देन E2 एंड E2 इज़ लेस देन E3, यानी E3 जो है हमारे पास सबसे हायर एनर्जी लेवल है, E2 उससे नीचे वाला लेवल है और E1 जो है वो सबसे एंड वाला, या हम ये कह सकते हैं ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। दैट मीन्स द एनर्जी लेवल ऑफ E2 लाइज इन बिटवीन E1 एंड E3, यानी ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी है कि ग्राउंड जो हमारे पास E1 है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है जिसको हम ग्राउंड लेवल या ग्राउंड स्टेट का नाम भी देते हैं। E2 उससे ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट है और E3 जो है वो सबसे हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट है 3-level सिस्टम के अंदर। तो E2 जो है वो E1 और E3 के दरमियान में लाई करता है। द एनर्जी लेवल E1 इज़ नॉन एज अ ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट। E1 को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। द एनर्जी लेवल्स E2 एंड E3 आर नॉन एज एक्साइटेड स्टेट, और E2 और E3 ये दोनों की दोनों एक्साइटेड स्टेट्स हैं। The energy level E2 is sometime referred to as metastable state. अब उन दो excited states में से जो second state है that is E2 वो metastable state है। metastable state हम already discuss कर चुके हैं कि हमारे पास वो state होती है जिसका लाइफ टाइम नॉर्मल excited state के मुकाबले में ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पे जब हम एटम्स को लेके जाते हैं ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में तो एटम्स ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं बिफोर गोइंग टू द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आप एक्साइटेड स्टेट में एटम्स को लेकर जाएंगे तो उन्होंने अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट में वापस आना ही होता है, और जितने टाइम के बाद वो अपने ग्राउंड लेवल में वापस आते हैं उसको हम उनका लाइफ टाइम कहते हैं। तो मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट्स होती हैं जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पे जब एटम एक्साइटेड होके जाते हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं। सो E2 जो है वो हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट है। एंड द लेवल E3 इज समटाइम रेफर्ड टू एज पंप स्टेट और पंप लेवल, और लेवल E3 जो है उसको हम पंप स्टेट या पंप लेवल का नाम देते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि जब हम पंपिंग कर रहे होते हैं, पंपिंग मीन्स हम एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम उनको लेवल 3 में ही शिफ्ट करते हैं।
फिर वो वहाँ से स्पॉन्टेनियसली डिके करके लेवल 2 में जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअली हम पंपिंग करते हैं वो हम उसको E1 से उठाकर E3 में ले जाने के लिए करते हैं. Okay, so let N1 be the number of electrons in the energy state E1, N2 be the number of electrons in the energy state E2 and N3 be the number of electrons in the energy state E3. तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि N1 की जो पॉपुलेशन N1 है, यानी E1 लेवल की जो पॉपुलेशन N1 है, इट्स ग्रेटर देन N2 एंड N2 इज ग्रेटर देन N3. यानी नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा ग्राउंड स्टेट में होते हैं, उससे ज़्यादा जो है वो मेटास्टेबल स्टेट में, और उससे कम और सबसे कम जो है वो हमारे पास हायर एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होते हैं. Under certain conditions, the greater population of higher energy state E2 as compared to the lower energy state E1 is achieved. Such an arrangement is called population invariant. अब यहाँ पे पहले क्या है, E1 लेवल जो है इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस अप्लाई करके, दैट मीन्स हम उस एनर्जी प्रोवाइड करके, लाइट के ज़रिए या किसी भी और सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करके हम E2 लेवल की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब एटम्स को ग्राउंड स्टेट से उस एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं. तो इस प्रोसेस को जो है वो हम पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम देते हैं. इन्वर्जन मीन्स अब हमने पॉपुलेशन जो थी उसको पहले से रिवर्स कर दिया, उल्ट कर दिया. पहले E1 में ज़्यादा एटम्स थे, अब हमने E2 के अंदर ज़्यादा एटम्स अचीव कर लिए. कैसे किए, हमने ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड की और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए. When we supply light energy which is equal to the energy difference of E3 and E1, हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो एनर्जी जो है वो लेवल E3 और E1 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन द लोअर एनर्जी स्टेट E1 गेन्स सफिशिएंट एनर्जी एंड जम्प्स इनटू द हायर एनर्जी स्टेट E3. दिस प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी इज कॉल्ड पंपिंग. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. बेसिकली हम जो पंपिंग करते हैं वो E1 से E3 में ले जाने के लिए करते हैं. तो जब हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये हायर एक्साइटेड स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और E1 से E3 में शिफ्ट हो जाएंगे. The lifetime of electrons in the energy state E3 is very small as compared to the lifetime of electrons in the energy state E2. अब हमने कहा कि E2 मेटास्टेबल स्टेट है, जबकि E3 जो है वो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है. तो जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट होती है उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, दैट इज़ 10⁻⁸ सेकेंड. तो जब हम E1 से E3 में शिफ्टिंग करवाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका लाइफ टाइम बहुत कम है. Therefore, electrons in the energy level E3 does not stay for long period. After a short period, बहुत थोड़े से टाइम के बाद, they quickly fall to metastable state or energy state E2 and releases radiation-less energy instead of photons. अब यहाँ से जब लाइफ टाइम उनका पूरा हो जाता है तो वो स्पॉन्टेनियसली डिके करते हैं टू लेवल E2, और जब E3 से वो E2 में आते हैं यानी मेटास्टेबल स्टेट में वो शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे नॉन रेडिएशन या नॉन रेडिएटिव एमिशन होती है. मतलब वहाँ पे एनर्जी तो रिलीज होती है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती है. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो दो तरह की होती है, वो रेडिएटिव भी हो सकती है, नॉन रेडिएटिव भी. यानी एटम्स जब स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो हो सकता है कि वो एनर्जी जो रिलीज़ करे वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स करे, यानी लाइट की फॉर्म में करे, हो सकता है वो किसी और फॉर्म में. तो जब नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या लाइट एनर्जी नहीं होती है, बल्कि सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी या दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. क्योंकि एनर्जी तो डेफिनेटली रिलीज होगी क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है. तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हुए एनर्जी इमिट होगी, लेकिन वो एनर्जी लाइट एनर्जी भी हो सकती है, किसी और फॉर्म में भी हो सकती है. तो यहाँ पे जो एनर्जी इमिट होती है वो लाइट की फॉर्म में नहीं होती, तो हम कहते हैं ये नॉन रेडिएटिव एमिशन हो रही है. The electrons in the metastable state E2 will remain there for a longer period because of its longer lifetime. अब हमने पंप किया, E1 से E3 में ले गए, वहाँ से स्पॉन्टेनियसली डिके किया और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब E2 लेवल में पड़े हुए हैं. और लेवल E2 जो है इट्स मेटास्टेबल. मेटास्टेबल मीन्स यहाँ पे एटम्स जो हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट इन मेटास्टेबल स्टेट. अब E1 से भी हम उठाते जा रहे हैं, पंप करते जा रहे हैं E3 में, लेकिन E3 में भी ज़्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं कर पा रहे.
तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो लेवल होगा वो E2 बनता जाएगा, क्योंकि E1 में से हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते जा रहे हैं, E3 में शिफ्ट करते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो स्टे नहीं कर रहे, तो जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं दैट इज़ द सेकेंड लेवल विच इज़ मेटास्टेबल। दस N2 यानी लेवल 2 की जो पॉपुलेशन है इट वुड बी ग्रेटर देन N1, और N1 की जो पॉपुलेशन है इट वुड बी ग्रेटर देन N3। Hence, in a three-level energy system, we achieve population invariant between energy levels E1 and E2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हम पॉपुलेशन इन्वेरिएंट अचीव कर रहे हैं वो बेसिकली ग्राउंड लेवल और मेटा स्टेबल स्टेट के दरमियान यानी E1 और E2 के दरमियान हम पॉपुलेशन इन्वेरिएंट अचीव कर रहे हैं, क्योंकि E3 जो है वो हमारे लेज़र के प्रोसेस में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा, वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वेरिएंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि एटम्स जो है वो खुद ब खुद जो है वो डिके करते जा रहे हैं, फ़ौरन से वापस आते जा रहे हैं। तो जब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं तो फिर वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वेरिएंट भी अचीव नहीं हो सकती। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटास्टेबल स्टेट, अब जब मेटास्टेबल स्टेट में यानी E2 स्टेट में उनका लाइफ टाइम पूरा हो जाता है, they fall back to the lower energy state or ground state E1 by releasing energy in the form of photons। अब जब वो अपना लाइफ टाइम पूरा करके स्टेट E2 से E1 में आएंगे तो वहाँ पे वो एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, यानी लाइट एनर्जी एमिट करेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फोटॉन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं, क्योंकि वो अपना लाइफ टाइम पूरा करके E2 लेवल से वापस E1 लेवल में आ गए हैं। When this emitted photon interacts with the electrons in the metastable state E2, अब ये जो फोटॉन्स खुद ब खुद एमिट हो रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के जरिए E2 लेवल से E1 में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम अगर आपका E2 से E1 में आया तो एक फोटॉन वहाँ पे एमिट हुआ। अब वो जो फोटॉन एमिट हुआ है वो क्या करता है, E2 में पड़े हुए बाकी एटम से टकराता है, और जब इस फोटॉन के टकराने से वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वहाँ पे हम कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन हुई है। सो एक फोटॉन स्पॉन्टेनियसली एमिट हुआ, और वो जो स्पॉन्टेनियसली एमिट हुआ हुआ फोटॉन है वो क्या करता है, फिर बाकी जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स पड़े हुए हैं उनके दरमियान स्टिमुलेटेड एमिशन करवाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट 2 फोटॉन्स आर एमिटेड, 2 फोटॉन एमिट होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन, और इस प्रोसेस को हम स्टिमुलेटेड एमिशन का नाम देते हैं। एज अ रिजल्ट मिलियंस ऑफ फोटॉन आर एमिटेड बाय यूजिंग स्मॉल नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इससे क्या होता है कि बहुत थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करके हम मिलियंस ऑफ फोटॉन अचीव कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ फोटॉन किस तरह से कि एक फोटॉन जो है वो जाके इस एटम से टकराएगा तो उसके नतीजे में 2 फोटॉन एमिट होंगे। वो 2 फोटॉन्स फिर जब आके एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए एटम से टकराएंगे तो 4 फोटॉन्स एमिट होंगे, 4 टकराएंगे तो आगे फर्दर 8 फोटॉन्स जो है वो एमिट होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस तरह से मल्टीप्लाई होते रहेंगे और आपकी जो लाइट है वो एम्पलीफाई होती रहेगी। एम्पलीफाई मीन्स उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। We may get a doubt, in order to excite an electron, we hit the electrons with the photon। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि जब हमने एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना होता है तो वहाँ पे हम एक फोटॉन उसके ऊपर थ्रो करवाते हैं, और वो फोटॉन उस इलेक्ट्रॉन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगेन एमिट्स फोटॉन व्हेन फॉल बैक टू द ग्राउंड स्टेट, और वही एटम आपका जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो फोटॉन एमिट करता है। देन हाउ कुड लाइट एम्पलीफिकेशन और एक्स्ट्रा फोटॉन इज अचीव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में गए हैं एटम्स, वो किस वजह से गए हैं, हमने ग्राउंड स्टेट में जब वो पड़े थे उनके ऊपर फोटॉन्स थ्रो करवाए थे, तो हमारे फोटॉन्स थ्रो करवाने से वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, वहाँ से मेटास्टेबल स्टेट में आए, और अब वही इलेक्ट्रॉन्स जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तो एनर्जी की एमिशन करेंगे। मतलब वही हमसे एक फोटॉन लेके एक्साइटेड स्टेट में चले गए और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आते हुए हमें वही वाले फोटॉन जो हैं वो वापस मिल गए। सो लाइट एम्पलीफाई किस तरह से होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे किस तरह से, तो उसका हल कैसे निकाला जाता है। वी यूज़ अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पंपिंग के लिए यानी एटम्स को ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए हम कोई दूसरे पंपिंग सोर्स इस्तेमाल करते हैं रादर देन लाइट। यानी हम लाइट को यहाँ पे कंज्यूम नहीं करते कि वो ग्राउंड स्टेट से एटम को उठा के एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए, उसके लिए हम कोई और पंपिंग सोर्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट प्रोवाइड करके हम एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। तो इसका मतलब हमें किसी भी किस्म की इनपुट लाइट नहीं देनी पड़ती।
पहले क्या हो रहा था, हम जो इनपुट दे रहे थे वो भी लाइट एनर्जी थी, जो आउटपुट मिल रही थी वो भी लाइट एनर्जी थी। सो जितनी लाइट हम दे रहे थे उतनी लाइट ही हमें आउटपुट के तौर पे मिल रही थी और कोई एम्पलीफिकेशन जो है वो नहीं हो रही थी। अब हमने क्या किया, हमने इनपुट एनर्जी जो दी वो लाइट की फॉर्म में नहीं दी, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई और पंपिंग सोर्स हमने यूज़ किया, वो एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। सो इसका मतलब हमारी कोई भी किसी भी किस्म की लाइट वहाँ पे कंज्यूम नहीं हुई। अब जब वो एटम वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो हमें डिफरेंट फोटॉन्स जो हैं या नंबर ऑफ फोटॉन्स वहाँ पे एमिट करेंगे। सो वहाँ पे लाइट जो है वो हमारी एम्पलीफाई हो जाएगी। सो इनपुट में किसी किस्म की लाइट हमने यूज़ नहीं की, लेकिन आउटपुट में हमें बहुत ज़्यादा फोटॉन्स मिल रहे हैं। सो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारी लाइट है वो एम्पलीफाई हो गई। In such a case, a single photon will generate large number of photons। अब वहाँ पे एक सिंगल फोटॉन जो कि पहले स्पॉन्टेनियसली एमिट हुआ था, वो लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं उनको वहाँ पे रीजनरेट करेगा। सो हम कहेंगे कि एक फोटॉन से हमने बहुत सारे फोटॉन्स जो हैं उनको गेन किया। सो लाइट इज एम्पलीफाइड। दिस इज हाउ पॉपुलेशन इनवर्जन इज अचीव्ड इन 3-level laser system, but it has a drawback. In a 3-level laser, at least half the population of electron must be excited to the higher energy state to achieve population inversion। अब अगर हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी है तो कम अज़ कम हाफ या हाफ से भी ज़्यादा जो है वो एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने चाहिए। देयरफॉर द लेज़र मीडियम मस्ट बी वेरी स्ट्रांगली पम्प्ड, और उसके लिए भी फिर ज़रूरी है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग पंपिंग सोर्स जो है वो यूज़ करें। दिस मेक्स 3-level लेज़र इनएफिशिएंट टू प्रोड्यूस फोटॉन्स और लाइट। तो यहाँ पे लेज़र बनती तो है लेकिन उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एटम्स जो हैं उनको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ता है ताकि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकें। तो जितने ज़्यादा एटम्स को हमने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना है, इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग पंपिंग सोर्स चाहिए, उतनी ही ज़्यादा इनपुट एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो जैसे ही हमारी इनपुट एनर्जी बढ़ेगी आउटपुट के मुकाबले में, तो हम कहेंगे कि हमारी एफिशिएंसी भी कम हो रही है इस डिवाइस की। यानी एफिशिएंसी तो तब बढ़ती है ना अगर हमें इनपुट में कम एनर्जी देनी पड़े और आउटपुट जो है वो हमें ज़्यादा मिले। सो यहाँ पे 3-level लेज़र जो है उसमें भी लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग पंपिंग सोर्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव तो कर लेते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लेज़र नहीं होता। सो नेक्स्ट हम 4-level लेज़र सिस्टम को पढ़ेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि किस तरह 4-level लेज़र सिस्टम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू 2 और 3-level लेज़र सिस्टम।